हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आपके बहुत फेवरेट टॉपिक के साथ हम मौजूद हैं और मेरे साथ शरद कोहली सर हैं। टैक्स गुरु हैं, फाइनेंस गुरु इन्हें कह सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और मार्केट का ज्ञान शायद इनसे ज़्यादा किसी को है नहीं। तो इन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो अभी फिलहाल चल रहा है, खासतौर पर रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर जो कहा जा रहा है कि अब खत्म होने वाला है, उसके बाद क्या गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस धड़ाम से गिर जाएंगे या बढ़ जाएंगे, इसी को डीकोड करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सर, जब भी हम बात करते हैं, किसी भी युद्ध की बात कर लेते हैं, सर ये गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस के बारे में इतनी चर्चा क्यों होती है? कल ही बात हो रही थी कि कल वो बात हो रही है, पुतिन की बात हो चुकी है ट्रंप से, फिर ज़ेलेंस्की की बात हो रही है, अब तो गिर जाएंगे, गोल्ड के प्राइसेस गिर जाएंगे सर। देखिए, गोल्ड के बारे में कहा जाता है कि जब दुनिया को अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता तो गोल्ड को अपने ऊपर भरोसा हो जाता है और दुनिया को गोल्ड पर भरोसा हो जाता है। तो जब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आती है, दो देशों के बीच में अशांति फैलती है, तो गोल्ड की तरफ ध्यान जाने लगता है, क्योंकि गोल्ड को थोड़ी सी अशांति पसंद है और कीमतों के लिहाज से मैं देखूं तो। और आपने ठीक कहा, ट्रंप अंकल जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं ब्रोकर करने के डील कि रशिया और यूक्रेन के बीच में हो जाए। आप पर्सनली मेरे से पूछें तो मुझे नहीं लगता ये कहीं पर संधि होगी, पर एक कोशिश की जा रही है और कोशिश बहुत काबिल तारीफ है। अगर हो जाता है तो युद्ध तो किसी के भी फेवर में नहीं होता है। Exactly. तो मुझे लगता है अगर या तो ये शांत हो जाएगा या फिर ये यहाँ से और बिगड़ जाएगा। मुझे ये दो पॉसिबिलिटीज लगती है। तो सर अगर एस्केलेट हो गया तो फिर प्राइसेस और राइज तो गोल्ड की प्राइसेस और बढ़ेंगी और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसा आपने कहा जब बढ़ती हैं तब गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस बढ़ती हैं। सिल्वर को हम अलग रखते हैं क्योंकि सिल्वर जो है उसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है। बिल्कुल। तो गोल्ड और सिल्वर में लोग फ़र्क समझना भी चाहते हैं कि क्या गोल्ड और सिल्वर की प्राइस एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए है कि जब गोल्ड चढ़ता है तो नॉर्मली सिल्वर उस ट्रेंड को फॉलो करता है, पर कभी कभी आप देखा होगा, अगर आप पिछले 10-20 साल का डेटा उठा के देखें तो सिल्वर ने गोल्ड को कभी कभी पीछे भी बहुत पीछे भी रह गया है। मतलब गोल्ड की प्राइस आगे निकल गई और सिल्वर की प्राइस पीछे रह गई, क्योंकि सिल्वर का यूज़ इंडस्ट्रियल भी होता है, मोबाइल फोन्स में और डिवाइसेस में। तो अगर कहीं जैसे रिसेशन आने का खतरा बन जाए तो फिर सिल्वर उतना नहीं कैचअप कर पाता है। तो इसलिए हम गोल्ड की बात करते हैं तो मान के चलते हैं हम सिल्वर की भी साथ कर रहे हैं। तो लेकिन सर 2022 से अभी तक रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल भी इस बीच में हुआ है, इस बीच सर कितना फ्लक्चुएट हुआ है गोल्ड का प्राइसेस और अभी तक कितना इम्पैक्ट कर चुका है युद्ध? देखिए, गोल्ड की फ्लक्चुएशन को मोनिका हमें दो तरीके से समझना चाहिए। आपने रशिया यूक्रेन 2022 की बात करी तो $2000 शायद जो न्यूज़ 18 के फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और दर्शक हैं वो अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि गोल्ड की प्राइस अमेरिका से तय होती है। अमेरिका में कॉमेक्स है जिसको कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं, वहाँ पर तय होती है। और वहाँ पर हम लोग जैसे इसको 10 ग्राम में नापते हैं, वो लोग इसको आउंस में नापते हैं। आउंस 30-32 ग्राम के आसपास का होता है। तो हम लोग नॉर्मल, और आप कहेंगे कि ज़्यादा अमेरिकन या अंग्रेज़ बन रहा है तो ये ज़्यादा उसको फॉलो कर रहा है। उसकी वजह ये क्योंकि जब यहाँ पर सराफा बाज़ार बोलते हैं, मुंबई में और दिल्ली में होता है, तो सराफा बाज़ार की जब कीमतें खुलती हैं यहाँ पर तो उस अमेरिका की कॉमेक्स की प्राइस पर खुलती हैं। अच्छा, उसकी प्राइस? हाँ, तो इसीलिए मैं उस प्राइस को बेस रख रहा हूँ। तो अगर हम लगे तो उस टाइम $2000 के आसपास था। ठीक है। अब जो $3300-$3300 के आसपास है। तो आप देखिए कि 2022 में $2000 को पार किया और अब $3300 के आसपास आ गया। और अगर इसको आप रुपए में कन्वर्ट करें तो आप तो 1 लाख रुपए प्रति, यहाँ पर 10 ग्राम में नापते हैं, पहले तोला पे नापा करते थे। तो रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद, पर इसमें मोनिका समझने वाली बात यह है कि खाली रशिया यूक्रेन युद्ध ही जिम्मेवार नहीं रहा है। इस जर्नी में। ये तो $2000 से $3300 की जर्नी थी। इसमें खाली रशिया यूक्रेन युद्ध का योगदान नहीं रहा है, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं। आप कहें तो मैं उन फैक्टर्स का भी जिक्र करता हूँ। हाँ सर, अगर आप बताना चाहें कि फैक्टर्स क्या रहते हैं, क्यों इस तरीके से जो है, क्योंकि मैंने ये अक्सर देखा है कि लोग गोल्ड को सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो मानते हैं और गोल्ड पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट तो हमने देखा है क्रैश हो जाता है मोस्टली, वहां पर तो लोग जाते ही नहीं। फिर तो क्या फैक्टर्स रहते हैं सर वैसे? देखिए, बहुत सारे लोग अक्षय तृतीया और धनतेरस, शादी और धनतेरस को भी फैक्टर्स मांगते हैं, पर मैं ये यहाँ पर बता दूं कि उसकी मूवमेंट बहुत थोड़ी सी होती है। 500-700 रुपए, 1000 रुपए फर्क पड़ता है। ऊँट के मुंह में जीरा। क्योंकि 1 लाख रुपए अगर 10 ग्राम की कीमत है मोनिका, तो उसमें 500-700 रुपए का इतना मैटर नहीं करता है। जो फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है रशिया यूक्रेन वॉर के अलावा, उन फैक्टर्स का मैं जिक्र करना चाहूंगा। ठीक है सर। एक तो जो
दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं। सेंट्रल बैंक यहाँ पर सेंट्रल बैंक नहीं, वो जिसका नाम यहाँ पर सेंट्रल बैंक है, जो दुनिया भर के, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे अमेरिका में उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं। और अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम, इंग्लैंड में उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। तो उन सेंट्रल बैंक्स ने अपना भंडार इकट्ठा किया है, वो लगातार गोल्ड की बाइंग करे जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि किसी चीज की कीमत जब चढ़ती है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है। Exactly. आज अमेरिका के पास, मोनिका, मेरे पास पूरा देखा जोखा है, 8,133 टन गोल्ड है। 8,000 सबसे बड़ा भंडार ऐसा माना जाता है अमेरिका के पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम कागजों पर जाएं तो दूसरे नंबर पर जर्मनी है, फ्रांस है, जिसके पास 3,500 टन के आसपास है। फ्रांस के पास भी 3,000 टन के आसपास है। चाइना के पास माना जाता है कि करीब 2,200-2,300 टन के आसपास है। हालांकि कुछ खबरें ये भी कहती हैं कि चाइना का सच नहीं पता लगता है, शायद उनके पास 5,000 टन भी हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनके पास इतना है तो है, हमारे पास कितना है? तो आपको मैं ये भी आंकड़ा दे दूं कि हमारे पास, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इस समय करीब करीब 8-8,500 टन के बीच में गोल्ड है। और एक और मज़ेदार बात, जो ये तो हुई 800, क्षमा करूंगा मैं यहाँ पर, क्षमा चाहूँगा, 800-900 टन के बीच में है। अब देखिए, अमेरिका के पास 8,000 टन, हमारे पास 800-900 टन। तो हमारे पास अभी बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। परंतु बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, वो ये है कि इफ़ वी इंक्लूड ऑल द हाउस होल्ड्स, मतलब भारत की जो गृहस्थी हैं, जो घर हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ करीब 25-26 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में। अगर हमारी 140 करोड़ की आबादी है, एक घर में 5 से 6 लोग रहते हैं, तो हमारी करीब 25-26-27 करोड़ के आसपास, सेंसस तो हुआ नहीं, इतनी फैमिलीज हैं। हम फैमिलीज का, मोनिका, मिला लें, एक अनऑफिशियल एस्टिमेट कहता है, इस फिगर को कहीं से वेरीफाई नहीं किया जा सकता, पर बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, मैं भी ये मानता हूँ कि 25,000 टन हमारे घरों के पास गोल्ड है। तो ये अमेरिका के जो भंडार है उससे 3 गुना हमारे घरों में गोल्ड है। तो आप मान लीजिए, अगर उसको निकाल दिया जाए बाहर और उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भंडार में या भारत सरकार के भंडार में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो कितना बड़ा गोल्ड है जो लोगों ने संभाल के, खासकर जो लेडीज हैं, उन्होंने अपने किसी के झुमके, किसी की चूड़ियां, किसी के गले के हार, और किसी की अंगूठियां, किसी के नाक के, कान के, करदनी वगैरह वगैरह, आप जानते हैं। तो मैं ये पूछने वाली थी आपसे कि सिर्फ ये ज्वेलरी के फॉर्म में है या डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में भी है? ज्यादातर तो मोनिका ये ज्वेलरी फॉर्म में है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि डिजिटल गोल्ड बहुत एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसको भी डीकोड करेंगे हम लास्ट में, डिजिटल गोल्ड, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं अभी डिजिटल गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, अभी जो ये सिनेरियो बना है अभी युद्ध का, इसमें क्या बेटर रहता है, सेलिंग या बाइंग? मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि अगर मान लीजिए ये रशिया यूक्रेन की बात नहीं बनती है, और भी नेशंस आ जाते हैं इसमें, और भी नेशन जुड़ जाते हैं, और ट्रम्प अंकल का जो है वो एफर्ट फेल हो जाता है। क्षमा करें, मैं उनको कभी कभी ट्रम्प चाचा जी भी कह देता हूँ, क्योंकि चाचा जी थोड़े अनप्रेडिक्टेबल से होते हैं कभी कभी। तो अगर नहीं बनती है बात, तो गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि खरीदना चाहिए, जो आपने पूछा, कि यहाँ बेच देना चाहिए, या जो है उसको रख के बैठना चाहिए। तो मैं तीनों का जवाब दे देता हूँ। मुझे लगता है कि जब जब करेक्शन आए, जब जैसे गोल्ड, मैंने अभी $3,300 का जिक्र किया, या भारतीय रुपए में बात करते हैं 1 लाख से, तो मैं सलाह दूंगा आज की बात करते हैं। जब जब ये 1 लाख से नीचे आए, तो जितने भी न्यूज़ 18 के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, सर सुन रहे हैं आपको ध्यान से, 1 लाख से नीचे तो अभी आने वाला नहीं है, पर बीच बीच में आ जाता है, बीच बीच में आ भी सकता है, कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चाहिए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके। और अगर आपके पास, मैंने आपको याद है, आपके साथ एक पहले भी पॉडकास्ट की थी, उसमें मैंने जिक्र किया, हम 1 लाख पार नहीं किया था। आप देखिए, अब बीच में 1,03,04 हज़ार तक पहुंच जाता था। उस टाइम मैंने बोला था कि आप खरीदिए। तो जब जब ये करेक्शन आए, तो आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। लोग गलती क्या करते हैं, मोनिका, जैसे मान लीजिए अभी बात नहीं बनी रशिया यूक्रेन की, और 1,03,000 पहुंच गया, और किसी के पास 5 लाख रुपए हैं, जाके सारे का सारा गोल्ड खरीद लाएगा। ये तरीका नहीं है खरीदने का। आप क्या, क्योंकि इसकी प्राइस तो फ्लक्चुएट होती है, ये भी हम जिक्र करेंगे कि प्राइस क्यों फ्लक्चुएट क्यों होती है। तो इस पे तो जैसे ही नीचे आए, तो आपके पास 5 लाख है, तो आप ऐसा करिए कि आप 50-50 हज़ार एक हफ्ते बाद, प्राइस तो आप देखते ही रहते हैं आजकल, तो मोबाइल पे आप कभी भी देख सकते हैं रोज। तो जब जब नीचे जाए, तो आप थोड़ा थोड़ा कर लेते रहिए। तो आप कभी भी खरीद सकते हैं। ज्वेलरी फॉर्म में ले? नहीं, ज्वेलरी फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, तो ज्वेलरी फॉर्म में मत लीजिए, क्योंकि ज्वेलरी फॉर्म में जब आप लेंगे और उसको जब आप एनकैश कराने जाएंगे, तो आपका इम्प्योरिटी कट जाएगा, तो ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस कट जाएंगे। तो आपको जो आपका रिटर्न है, वो रिटर्न काफ़ी हद तक रिटर्न आपका धुल जाएगा, आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, तो आपको या तो बार्स या कॉइन्स लेने चाहिए, अगर आपके पास रखने की जगह है, सेफ जगह है।
अगर रखने की जगह नहीं है, और बाय द वे जो लोग बैंक लॉकर्स में रखते हैं उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि अगर आपका लॉकर रेंट 1000 रुपये साल का है तो उससे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 को, तो वो हो गया 1 लाख। 1 लाख तक आपका लॉकर का इंश्योरेंस होता है। तो मतलब नहीं रखे लॉकर, अगर आपके पास लॉकर में उससे ज्यादा रखा हुआ है तो ये तैयार होकर चलिए कि कभी अगर कुछ हो जाता है तो आपको बैंक अपने रेंट से 100 गुना ही देगा, बाकी की वो जिम्मेवारी नहीं लेगा। तो इसीलिए ज्यादातर अब जो यंगस्टर्स हैं वो लोग डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने लगे। तो उसके लिए ETFs हैं, डिजिटल गोल्ड है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आजकल नहीं आ रहे हैं, पहले आते थे। पर अभी भी कोई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना चाहे तो आप सेकेंडरी मार्केट में यानी कि शेयर मार्केट में आप जाएंगे तो आपको लोग बेचते हुए दिखाई देंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसीलिए लोग अब ETFs पर ज़्यादा जा रहे हैं, जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। ये म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं और ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी होते हैं। इनको आप कभी भी ले सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। पर अभी भी जो मैंने 25,000 टन गोल्ड की बात करी जो इंडियन हाउस होल्ड के पास है, वो हार्ड फॉर्म में ही रखा हुआ है। उसमें से ज़्यादातर ज्वेलरी फॉर्म में रखा हुआ है। युद्ध जो है हम देख रहे हैं, कभी ईरान इजराइल वो एस्केलेट हो जाता है, हालांकि वो अभी शांत है। अभी रूस यूक्रेन में कहीं ना कहीं टेंशन्स को कम करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन यू नेवर नो कि वो एस्केलेट होती हैं या हो जाती हैं। मान लीजिए वो ठीक भी हो जाता है, सपोज मैं ये पूछने वाली थी, अगर कल सही हो गया, समझ लीजिए कि ट्रम्प अंकल के एफर्ट्स कामयाब हो गए, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ज्यादा बड़ी करेक्शन नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि जो मैंने बाकी फैक्टर्स आपको बताए, सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड खरीदना, एक और फैक्टर है मोनिका जो शायद लोगों के नोटिस में नहीं आता होगा कि डॉलर जब कमजोर होगा तो गोल्ड बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर को इंटरनेशनली एक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू माना जाता है। अच्छा, मतलब अगर डॉलर मजबूत होगा तो सोना महंगा, डॉलर मजबूत होगा तो सोना सस्ता होगा। पर इसमें भी समझने वाली बात यह है कि भारतीय रुपए के खिलाफ नहीं, भारतीय रुपए के खिलाफ तो डॉलर मजबूत हो रहा है। आप देखिए 87 के आसपास पहुंच गया है। पर इंटरनेशनली यानी कि हम अगर स्विस फ्रैंक्स लें, हम यूरो लें, हम ब्रिटिश पाउंड लें और जापानीज येन लें, इसके खिलाफ डॉलर पीछे काफी कमजोर हुआ है। तो अगर वो डॉलर कमजोर होता है तो सोना अपने आप बढ़ने लगता है। और क्यों बढ़ने लगता है? इसीलिए तो नहीं सर उन्होंने कहा है कि हम टैरिफ नहीं लगाएंगे सोने पर। हाँ, क्योंकि सोना उनको चाहिए ना, उनको सोना चाहिए। और वो भारत के हाउस होल्ड में कितना, और वो भंडार इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास। और उसकी वजह यह है होने की कि डॉलर को एज एन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी की तरह है, तरह क्या है ही है करेंसी। उसके बाद जो दूसरा कुछ आता है जिसपे पूरी दुनिया विश्वास करती है वो गोल्ड है। तो जब डॉलर कमजोर होगा तो गोल्ड अपने आप आपको मजबूत होता दिखाई देगा। क्यों डॉलर का इतनी ज्यादा दादागिरी है दुनिया में, अगर आप जानना चाहें तो मैं यहाँ हल्का सा जिक्र। बीच में तो सर चीन की करेंसी की भी दादागिरी हमने थोड़ी सी देखी थी, कोशिश करी थी चीन ने, पर वो कामयाब अभी तक नहीं हो पाई है। चाइनीज युआन की बात हुई थी। अभी भी डॉलर की दादागिरी इतनी है कि जैसे ही ब्रिक्स नेशंस ने कहा कि हम अपनी करेंसी लाएंगे तो ट्रम्प साहब का ब्लड प्रेशर हाई हो गया कि भाई हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं उनको कभी कभी डोनाल्ड थ्रेट साहब भी कहता हूँ, क्योंकि वो धमकी बहुत जल्दी दे देते हैं। तो रिजर्व्स जो दुनिया के हैं उसमें से 60% रिजर्व्स डॉलर में है, मतलब फॉरेक्स रिजर्व्स है। जो ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, आपको हैरानी होगी सुन के, 90% फॉरेक्स ट्रेडिंग डॉलर में होती है। और जो दुनिया भर ने उधार लिया हुआ है, मतलब एक दूसरे से बोरोइंग की हुई है, 50% डॉलर में है। तो डॉलर की जैसे ही दादागिरी कम होने को होती है, गोल्ड बढ़ने लगता है। अब जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ये जो टैरिफ का सारा ड्रामा चल रहा है दुनिया भर में, इसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है, मैं और मेरी टीम का भी यही मानना है कि अमेरिका रिसेशन में जा सकता है। और अगर अमेरिका रिसेशन में जाता है, यहाँ से आपको पता है महंगाई बढ़ेगी, उन्होंने टैरिफ सारी दुनिया पे लगा दिया। अगर महंगाई बढ़ेगी, अगर रिसेशन में जाता है तो गोल्ड मजबूत होगा। तो शादी ब्याह, धनतेरस, अक्षय तृतीया से कहीं बड़े रीजंस हैं गोल्ड के ऊपर जाने के। तो मैं सबको ये सलाह देना चाहूंगा, मेन फैक्टर यही जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक। क्योंकि आप मेरे को ये बताइए, आम जनता अगर सोना खरीदने जाती है, कोई राइट टाइम होता है कि हाँ दिस इज द राइट टाइम यू शुड गो एंड बाय गोल्ड? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो जब करेक्शन हो आप लेते जाइए। आप कोई त्योहार मत देखिए। करेक्शन का मेरा मतलब है कि जब मैं आपको सीधा बताता हूँ, चलिए हम आज बात कर रहे हैं, 1 लाख से नीचे जब भी जाए आप थोड़ा थोड़ा खरीदते जाइए। तो 1 लाख से आपका एक बेंचमार्क हो गया ना, 1 लाख तो 6 फिगर मार्क है। तो आपने मान लीजिए 99,000 पे लिया, 98, मैं कहता हूँ 1 लाख पे भी अगर आपको मिल रहा है, 1 लाख 1,000, 1 लाख 2,000 पे भी मिल रहा है, आप लेते जाइए। मेरा ऐसा मानना है, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मैं कभी गोल्ड पर प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ मोनिका, पर आज आपके पॉडकास्ट पे लास्ट टाइम आपने पॉडकास्ट में की थी। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 साल में सोना यहाँ से डबल भी हो सकता है।
हाँ सर, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था जब ये टैरिफ की बात हो रही थी, तो उस दिन हमने देखा कि 2-3 दिन जो है गोल्ड के प्राइसेस में काफी गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद एक इसी तरीके की खबर है कि 2.5 लाख भी पार कर सकता है। 2.5 लाख भी पार कर सकता है? कर सकता है, अगर परिस्थिति यहाँ से बिगड़ती है और जो दो बातें मैंने कही, अमेरिका में रिसेशन आ जाए, हाँ, या ये रशिया यूक्रेन युद्ध और बढ़ जाए, उसमें और देश भी शामिल हो जाए, जो आप बात कह रही थी, तो अगर ऐसा होता है तो सोना एकदम से बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसे में फिर सेंट्रल बैंक्स बाइंग और करनी शुरू कर देंगे। आपको याद होगा आपकी ही एक पिछली पॉडकास्ट में मैंने गोल्ड स्टैंडर्ड का जिक्र किया था। अगर वो गोल्ड स्टैंडर्ड आता है तो सोना तो इतना बढ़ जाएगा कि, और लोग ये सोचते हैं कि सोना इतना बढ़ता क्यों जाता है, ये भी कई दफे सवाल आता है। और मैं आपको बता दूं कि सोने का, हम तो ये सोचते हैं ना, आज चढ़ गया, आज 2000 कम हो गया, आज 20 रुपए ज्यादा हो गया, यही हो रहा था सर। इसमें मैं ये जिक्र करना चाहूंगा मोनिका के आपको ना शॉर्ट टर्म मूवमेंट नहीं देखनी चाहिए। आप सोना लेके सो जाइए। मैंने पहले भी कहा था कि सोने को लेके लंबे वक्त तक रखिए। ये जो, सॉरी सर मैं आपको यहाँ बीच में रोक रही हूँ, लेकिन ये है ना कि सर आपको क्योंकि मार्केट और स्टॉक्स की और पता है प्राइसिंग की थोड़ी नॉलेज है, लेकिन आम जनता तो इसी तरीके से समझती है कि आज कम हो गया, कल ज्यादा हो गया। तो सर ये फैक्टर तो आपको समझाने पड़ेंगे बारीकी से, क्या टेक्निकलिटी होती है जो फ्लक्चुएट तो क्या होता है कि सोना एक तो सुनार के यहाँ मिलता है, ज्वेलर के यहाँ आप जाते हैं, जहाँ आप खरीदते हैं, आप बार्स और कॉइन्स भी ले सकते हैं, कुछ बैंक भी बेचते हैं। जो ज्यादा बड़ा सोने का ट्रेड होता है वो होता है कमोडिटी एक्सचेंज में। इंडिया में इस कमोडिटी एक्सचेंज को MCX बोलते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और वहां पर जो यूनिट्स ट्रेड होते हैं, मैं बताता हूँ, एक वहां पर बोलते हैं गोल्ड मिनी। मिनी का मतलब होता है 100 ग्राम के। ऐसे ही अमेरिका में इसको कॉमेक्स बोलते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज। और आपको यकीन नहीं होगा कि हमारा आप जाके तो कभी 10 ग्राम 20 ग्राम खरीद लिया, कर लिया, या जो छोटा इन्वेस्टर है उसने कभी 10-20 हज़ार रुपये बचे, 50 हज़ार रुपये बचे, कोई बहुत फेस्टिवल हुआ, चलिए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करनी है, गोल्ड ले लिया। इन एक्सचेंजेस में हजारों किलो गोल्ड रोज खरीदा और बेचा जाता है। और बेचा ही नहीं जाता है, ये फिजिकली एक्सचेंज नहीं किया जाता है। मतलब ये नहीं कि मैंने 1000 किलो आपको बोरी में भर के और बार्स और कॉइन्स दे दिए, डिफरेंट फॉर्म्स में ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है सिर्फ। बस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ भी नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, इसकी हर मंथ में एक्सपायरी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, कि मैंने अगले मंथ का मान लीजिए 5 किलो खरीद लिया, तो मैंने कुछ लिया नहीं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को मैं पार कर देता हूँ डेट को, तो फिर मुझे उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अदरवाइज खाली हवा में वो डीलिंग चल रही है, उसकी वजह से ये प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है। तो जब कोई ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बेच देता है तो आपको गोल्ड की प्राइस नीचे आती दिखती है। जब कोई बहुत ज़्यादा खरीद लेता है, कोई खबर आई, ट्रम्प साहब का मूड की खबर आई, एक ट्रम्प मूड इंडेक्स मैंने आजकल बनाई, TMI कहता हूँ मैं उसको, उनका मूड मान लीजिए कुछ और हुआ तो ये आपको चढ़ता दिखाई देगा। लड़ाई बढ़ गई, चढ़ता हुआ दिखाई देगा, लड़ाई शांत होने की उम्मीद, तो ये क्या करते हैं, उसको हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग बोलते हैं, वो सट्टेबाजी है। अगर मैं उसको हिंदी में बोलूं, वो सीधा सट्टेबाजी है। उस सट्टेबाजी की आपको ये प्राइस मूवमेंट रोज रोज दिखाई देती है। ओके, तो ये मेन रीजन होता है फ्लक्चुएट जो होता है, जो प्राइसेस फ्लक्चुएट। बिल्कुल, ये जो आपको रोज रोज ऐसा नहीं है कि लोग मैंने कोई झुमके ज्यादा खरीद लिए, या मैंने चूड़ियां बैंगल्स ज्यादा बनवा ली, या मैंने हार ज्यादा बनवा ली, ये इसकी मूवमेंट नहीं है। ये हमें तो ऐसा लगता है कि डिमांड ज्यादा है तो फिर उस हिसाब से सप्लाई ज्यादा हो रही है। जैसे भारत में तो हर चीज में आपको पता है गोल्ड लगता है। अभी अक्षय तृतीया और धनतेरस आने वाला है, और गोल्ड को मानते हैं कि सबसे ही प्योरेस्ट गोल्ड जो है आपको रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी, और शुभ भी माना जाता है। तो आगे हम खरीदें अब सोना की नहीं खरीदें? फिर खरीदिए, पर एक साथ मत खरीदिए। जब 1 लाख से नीचे आए तो जरूर खरीदिए, 1 लाख के आसपास आए थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। और मैं आपको एक और आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ गोल्ड के बारे में। आज तक कितना गोल्ड दुनिया में है, आप मेरे ख्याल सब जानना चाहेंगे कि भाई कितना गोल्ड है। गोल्ड की खाने होती है, माइंस होती है, बिल्कुल होती है। 2,08,000 टन आज तक दुनिया में गोल्ड माइन हो चुका है, मतलब निकाला जा चुका है खानों से। और बहुत ज्यादा नहीं है, आपको हैरानी हो रही है। इसको अगर आप ब्लॉक बना दें, इसका बॉक्स बना दें, कुल 22 मीटर बाय 22 मीटर का एक ब्लॉक बनेगा, जिसको आप आसानी से आईफिल टावर के नीचे भी फिट कर सकते हैं। आज तक का। और जो ये भी जानना चाहेंगे कि बचा कितना है जो हम निकाल सकते हैं अभी, तो ऐसा माना जाता है कि 50,000 से 1 लाख टन तक कुल अब गोल्ड बचा है दुनिया भर की खानों में। उसको निकालने में करीब 15 से 20 साल लगेंगे। और जब वो खत्म हो जाएगा तो या तो कोई नई टेक्नोलॉजी आई, तो फिर तो या तो कोई टेक्नोलॉजी आए और गोल्ड ढूंढे कहीं, अदरवाइज ये और महंगा हो जाएगा। तो मैंने इसलिए बताया कि अगर आप इसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखना चाहते हैं, तो आप सोचिए अगर ये मिलना ही बंद हो जाएगा, मतलब माइनिंग ही बंद हो जाएगी, तो इसकी प्राइस कहाँ जाएगी। तो अगर आप बहुत ही लंबे वक्त के लिए रखना चाहते हैं। सर आपने तो आम लोगों की जिंदगी से गोल्ड को बाय बाय कर दिया है आज बोल के ये कि नहीं मैंने बाय बाय, मैंने तो ये कहा कि आपको कितनी प्राइस बढ़ सकती है, वो तो अगर आप नहीं लेते तो
आज आप लेते हैं तो मुझे लगता है मोनिका कि अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको कम से कम उसमें से 2 लाख गोल्ड के लिए अलग से रख देनी चाहिए। उसमें गोल्ड थोड़ा थोड़ा करके खरीदने, यानी कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप 2 लाख रुपए, उससे कम पैसे वाले, इनकम वाले हैं फिर, हाँ तो 5 लाख है तो आप 1 लाख रखिए। मैं तो 20% की बात कर रहा हूँ कि आपको 20% एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए, और वो भी सारा एक साथ मत करिए, आप उसको थोड़ा थोड़ा कर। मान लीजिए 2 लाख रुपए आप करना चाहते हैं तो आप उसको 20,000 30,000 एक बार ले लिया, फिर जब प्राइस करेक्शन, प्राइस पे आप अपना कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर जैसे ही प्राइस नीचे दिखे आप जाके खरीदाइए, थोड़ा थोड़ा करके। जब चढ़े तब मत खरीदिए। नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं, तो क्या करें, वो शादी वाले तो टेंशन में नहीं, पर बीच में करेक्शन भी आ रही है, ऐसी बात नहीं। आप देखिए बीच में $3400 यानी कि 1,04,000 तक पहुंच गया था, अब वो करेक्ट होके 3350 आ गया। बीच में 3329 भी अभी 2 दिन पहले आया था, तो तब वो 1 लाख के बिल्कुल आसपास आ गया था। तो और मैं ये भी बता दूं मोनिका, एक बात और बहुत जरूरी, जो प्राइस आपको MCX पे दिखती है, अच्छा, जब आप बाजार में लेने जाएंगे तो थोड़ा सा वहां आपको फर्क दिखेगा। कुछ लोग क्या होता है, लड़ पड़ते हैं उनसे, कहीं नहीं हमारे तो देखो मोबाइल पे ये प्राइस दिखा रहा है, आप इतनी दिखा रहे हैं। जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो थोड़ी सी उसकी प्राइस MCX के गोल्ड प्राइस से फर्क होती है, थोड़ी ज्यादा, 1000-1500 रुपए का अगर आपको फर्क दिख रहा है, पर वो फर्क आपको बेचते में भी मिल जाएगा। मतलब जो आपको खरीदने में मिलेगा, जब आप बेचने जाएंगे तो आपको फालतू भी मिलेगा। तो इसलिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है कि मेरे को MCX में तो दिख रहा है भैया 1 लाख, आप मुझे 1 लाख 1,500 क्यों दे रहे हैं, आप तो मेरे से ज्यादा ले रहे हैं। फिजिकल गोल्ड थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि उसके बार मेकिंग होती है, फिर उसको मार्केट किया जाता है, फिर उसको आगे, अच्छा GST होता है 3% GST भी लग जाता है, तो इस वजह से उसकी थोड़ी सी प्राइस ज्यादा होती है। पर कोई नुकसान की बात नहीं, जब आप बेचने जाएंगे तब भी आपको वो प्राइस फालतू मिल जाएगी। सर आजकल तो महिलाएं ये भी कर रही है ना, अपना पुराना गोल्ड बेच रही हैं, उनको लगता है कि मेकिंग चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो उनके लिए इजी हो गया, फिर वो तो बाय नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, मुझे एक महिला मिली, जनता तो बाय नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, मुझे एक महिला मिली, उन्होंने अपनी सास से गोल्ड, उन्होंने, सास की होती है निशानी, अपनी बहू को दे देती है, तो पुराने जमाने की ये मेरी रखने वाले, हाँ ये मेरी फैमिली का है, मेरी भी सास ने मुझे दिया था। तो बहुत बड़ा हार था वो, मुझे कोई महिला मिली, वो हार था करीब 10 तोले के आसपास का होगा, 10 तोला उस टाइम बोलते थे, अब तो 10, तो 100 ग्राम के आसपास होगा। वो कहती है हमने उस टाइम इस हार को कुल 20,000 रुपए में खरीदा था, पता नहीं कौन से जमाने की बात थी। आज उस हार की कीमत 10 लाख रुपए हो गई है, 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का बिक रहा है। तो अब उसमें मेकिंग चार्जेस कट भी गए तो आपको खलते नहीं है। पर आपने मान लीजिए अभी ज्वेलरी खरीदी है और आप उसको 1 साल बाद बेचते हैं, तो आपके मेकिंग चार्जेस प्लस ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सोना की जो ज्वेलरी होती है वो कभी भी 24 कैरेट की नहीं बनती है, क्योंकि वो तो मुड़ जाएगा। हाँ। तो 22 कैरेट की बनती है। आजकल तो लोग जो ज्वेलरी को 14 और 18 कैरेट की भी ले रहे हैं, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है, देखने में भी गोल्ड लगता है। और मुझे लगता है मोनिका कि आजकल गोल्ड ज्वेलरी पहननी बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं है, चेन स्नैचिंग ये वो होती है। तो आजकल तो ये रखने की चीज़ ज़्यादा बन गई है, पहनने की चीज़ कम बन गई है। ये बोल रहे हैं कि 22 कैरेट या उससे कम कैरेट का अगर आपको पहनने के लिए चाहिए, हाँ, तो आप लो कैरेटेज रखिए। अच्छा, एक और फायदा आपको बता दूं, अगर आप लो कैरेटेज रखते हैं तो आपको वो रिलेटिवली सस्ता भी पड़ता है। मतलब सस्ता ये नहीं कि गोल्ड क्योंकि लो कैरेट का है, पर अदर, मुझे ज्वेलर्स ने बताई ये बात कि अदरवाइज भी वो सस्ता पड़ता है। तो आपको पहनने के लिए आप ले सकते हैं, हाँ इजीली ले भी सकते हैं। और उसके कुछ मेकिंग का फॉर्मूला ऐसा है कि जितना लो कैरेटेज होगा वो उतना आसानी से बन जाता है, तो इसलिए उसके मेकिंग चार्जेस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको पहनने के लिए लेना है तो आप 14-18 कैरेट का लीजिए, पर अगर आपने इन्वेस्ट करने के लिए लेना है तो प्लीज ज्वेलरी मत खरीदिए, वरना फिर आपको अपनी सास बनने का और समथिंग वेट करना पड़ेगा, वो इतने साल बाद बढ़ेगा जाके। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि दिस इज द करेक्ट टाइम टू बाय, व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू सेल? आई थिंक सेल का डिसीजन मोनिका डिपेंड करता है कि आपका गोल और एम क्या है इन्वेस्टमेंट का। मान लीजिए आपको रिटर्न कितना चाहिए। आप देखिए गोल्ड ने पिछले 10 साल में लगातार मैं देख रहा था करीब 12-13% पर एनम के हिसाब से कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। किसी साल में थोड़ा कम नेगेटिव भी आया, पर ओवरऑल लगाएं तो 12-13%। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य पूरा हो चुका है, मतलब आपने मान लीजिए 1 लाख लगाया था और आप उम्मीद कर रहे थे कि मैं कम से कम इससे 1.5 लाख हो जाए तब बेचूं, वो पूरा हो चुका है तो बेच दीजिए। या आपको कोई घर की जरूरत आन पड़ी है, मतलब आपके घर में कोई शादी है, कोई और बड़ा खर्च करना है, या कोई मुसीबत आ गई है, तो उसको आप बेच सकते हैं। अदरवाइज तो मुझे लगता है अगर नहीं जरूरत है तो अभी ना ही बेचे तो अच्छा है, अभी ना ही, क्योंकि खरीदना मुश्किल है, और अगर रखा हुआ पड़ा हुआ है तो वो आपके लिए आपके लिए एक वो सिक्योरिटी का पूरा कवच जिसको कहते हैं, एक शील्ड बना हुआ है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट। बल्कि मुझे किसी ने ये भी कहा कि अगर कल को मान लीजिए लड़ाई लग जाती है और बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाता है, मैं थोड़ी सी इमेजिनरी बात कर रहा हूँ,
तो गोल्ड एक ऐसी चीज होगी अगर आपके हाथ में, जिसके हाथ में होगा उसको अमीर माना जाएगा। तो मान लीजिए कल को बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, तो गोल्ड तो ऐसा है ना, क्योंकि गोल्ड तो इंटरनेशनली आप कहीं भी जाएं, किसी भी देश में जाएं, आप गोल्ड को बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। गोल्ड इज एज आई सेड नेक्स्ट इंटरनेशनल करेंसी आफ्टर यूएस डॉलर। तो इसलिए अगर बेचने की जरूरत नहीं है तो मत बेचिए, रखिए। और आप देखिएगा, आप तो समय समय पर गोल्ड पर बातचीत करते रहते हैं, आप देखिएगा साल 2 साल बाद कहाँ का कहाँ ये पहुंचना चाहिए। सर ऐसा तो नहीं कि अगले पॉडकास्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो गोल्ड 2 लाख पहुंच जाएगा? नहीं, अभी तो डिपेंड करता है आप कितने दिन बाद अगले पॉडकास्ट पर, इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगा, पर ये पक्का है कि बीच बीच में करेक्शंस आएंगे, पर ये लगातार इसका ट्रेंड ऊपर को है। अच्छा, लेकिन एक ट्रेंड या हम कहें कि एक पर्सपेक्टिव हम ऐसे पहले तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अब तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि अब तो गोल्ड महंगा ही होगा जी। तो यही ट्रेंड होगा आगे फिर? नहीं, फेस्टिवल्स की वजह से, जैसा मैंने शुरू में कहा कि फेस्टिवल्स की वजह से उतना प्राइस मूवमेंट नहीं आता है, क्योंकि प्राइस खुलती है, मैं दोहराना चाहूंगा, कॉमेक्स अमेरिका में, यूएस डॉलर में, आउंस में, वो प्राइस वहां पर दिन रात का हमारा उनका फर्क है। जब यहाँ सुबह होती है तो यहाँ का सराफा बाजार जब 10-11 बजे जागता है तो वो प्राइस को देखते हैं, उसके हिसाब से वो भारत की प्राइस खोलते हैं। तो बाकी अक्षय तृतीया आ गई, धनतेरस आ गया, शादियां आ गई, दिवाली आ गई, तो थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाती है। उस डिमांड बढ़ने पर आजकल क्या है मोनिका, मुझे ज्वेलर्स ने बताया कि लोगों ने कंजम्पशन के लिए लेना कम कर दिया है, क्योंकि प्राइस इतनी बढ़ गई है। जो आपको एक हार पहले शायद 3-4 लाख में आ जाता था, आज वो हार 7-8 लाख का हो गया है। मैं कुछ 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। शायद ये सिनेरियो बोथ वेज है सर। कुछ लोग तो खरीद रहे हैं कि उनको लग रहा है कि प्राइस ज्यादा ना हो जाए तो ले लेते हैं, ताकि बड़ी इन्वेस्टमेंट आगे के लिए हो जाए। पर उन्हीं के लिए ये संदेश है कि ज्वेलरी फॉर्म में ना लें। फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं ये बताइए, तो ज्वेलरी फॉर्म में ना लें, आप उसको बार्स और कॉइन्स लें, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड या डिजिटल गोल्ड जिसको आप कह रहे हैं, आप ETFs खरीदें, या आजकल कुछ ज्वेलर्स डिजिटल गोल्ड भी देते हैं, आप उस फॉर्म में लें। बेटर है कि आप ETFs लें, या आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट से खरीदें, नया अब नहीं आने वाला। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू कब आएगा, तो मैं ये बता दूं फिलहाल के लिए उसको रोक दिया गया है। तो इसलिए आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट से ले सकते हैं, ETFs आप कभी भी ले सकते हैं, और डिजिटल गोल्ड को ज्वेलर्स दे रहे हैं वो आप ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी को अवॉइड करिए, ये मैं जोर देकर कहना चाहूँगा। सर ये जो आप डिजिटल गोल्ड की बात कर रहे हैं या बार्स या ETF की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से, क्योंकि यंगस्टर्स मैंने देखा है काफी अब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, तो यंगस्टर्स को आप क्या राय देना चाहेंगे अगर उनको इन्वेस्ट करना है? अब मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को, जैसा मैंने कहा कि अगर आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपए है तो उसमें से 20% यानी कि 1 लाख रुपए आप गोल्ड के लिए अलग रखिए, बाकी आप जहाँ फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, जहाँ इन्वेस्ट करते हैं आप करते रहिए। और उस 1 लाख रुपए को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए। उस डीमैट अकाउंट में स्टॉक मार्केट की जो लिस्टिंग है उस पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारे ETFs हैं, या आपका कोई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है आप उसके थ्रू ले सकते हैं, नहीं तो आप सीधा ही अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए और ETFs के माध्यम से आप उसको ले लीजिए। ETF के यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स के हिसाब से 10-10 ग्राम का यूनिट है, या छोटे छोटे यूनिट्स भी आप 1000-1000 रुपए का भी ले सकते हैं। तो उन यूनिट्स को लेके वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, और प्राइस, जिस प्राइस पे लिए उस प्राइस को नोट करके रखिए। और 1 साल जल्दी ट्रेडिंग मत, गोल्ड की ट्रेडिंग मैं सलाह नहीं दूंगा। लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, जैसे मैंने आज 1 लाख रुपए का लिया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है सर, और मान लीजिए हफ्ते बाद 1,04,000 का हो गया, तो बहुत सारे यंगस्टर्स अरे वाह 4,000 का फायदा हो गया, बेच देते हैं, 4,000 रुपए कमाए, चल पार्टी देने चलते हैं। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको गोल्ड से वाकई कमाना है तो उसको लेके इंतजार करिए। आपको याद होगा पिछली बार मैंने बोला था कि गोल्ड लेने का इंतजार मत करिए, गोल्ड लेके इंतजार, तो इसलिए आपको उसको लेके रखना चाहिए। गोल्ड को इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट बनाइए, गोल्ड को ट्रेडिंग का इंस्ट्रूमेंट मत बनाइए। ट्रेडिंग में इतना फायदा नहीं होने वाला है, इतनी जल्दी नहीं होता है कुछ भी। तो सर जैसे अभी आपने ये फैक्टर्स बताए, सर सिल्वर को लेकर क्या आप कहेंगे? सिल्वर जैसा मैंने कहा गोल्ड के साथ साथ चलता है नॉर्मली, कभी कभी तो सिल्वर गोल्ड से भी तेज भागने लगता है, अभी भागा भी था पीछे। हाँ, तो पर क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी है, तो अगर मान लीजिए रिसेशन आता है, किसी वजह से सामान बिकना है, मोबाइल फोन्स या सेमीकंडक्टर बिकना कम हो जाता है, तो फिर सिल्वर थोड़ा सुस्त भी पड़ जाता है। तो वैसे सिल्वर में लेने में दिक्कत यह है कि सिल्वर को आप हार्ड फॉर्म में लेने में दिक्कत होता है, मतलब आप फिजिकल लेंगे तो 1 किलो मान लीजिए 1 लाख रुपए किलो है, तो आपने 10 किलो खरीदा, तो आपको तो घर में मुझे लग रहा है कि एक पूरा अलग से कमरे का कोना देना पड़ेगा जहाँ 10 किलो रखेंगे। अच्छा, सिल्वर को आपको लॉकर में रखने में भी दिक्कत होगी, लॉकर का साइज नॉर्मली छोटा होता है, तो उसमें ट्रेडिंग करते हैं लोग। हाँ, सिल्वर में ट्रेडिंग करते हैं, MCX में सिल्वर में ट्रेडिंग होता है, उसका भी आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सिल्वर के ETFs भी हैं, उसको भी आप ETF फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब आप गोल्ड में ट्रेडिंग ना करके सिल्वर में कर ले फिर ट्रेडिंग? ट्रेडिंग की मैं मोनिका आपके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर को सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है, उसमें कभी भी नुकसान हो सकता है और थोड़ी सी उसमें सट्टेबाजी है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा।
अच्छा, मतलब किस तरीके की सट्टेबाजी सर? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अभी सिल्वर भी खरीद रहे हैं बहुत। नहीं खरीद मतलब उस तरीके से नहीं, हाँ जैसे फिजिकल फॉर्म में तो नहीं, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट के तौर पे। हाँ इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं तो आप लेके उसको रखिए 1-2 साल तक। आप ट्रेडिंग का मतलब होता है मोनिका कि मैंने आज लिया, कल बेच दिया, हफ्ते बाद बेच दिया, महीने बाद बेच दिया, उसको मैं ट्रेडिंग मानता हूँ। उसमें आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर आप ट्रेडिंग की मंशा से, इंटेंशन से खरीद रहे हैं, देन यू मे इवन बी इन लॉसेस, बिकॉज हो सकता है आपने 1 लाख का लिया, कल को 96,000 हो जाए, तो आप तो ट्रेडिंग के उसे अरे क्या हुआ मुझे 4,000 का लॉस हो गया। तो ट्रेडिंग नहीं, मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट जिसको करना है वो गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आए। ट्रेडर्स का काम ट्रेडर्स के पास रहने देते हैं। वो लोग सट्टेबाजी करते हैं। मैंने आपको बताया ना, ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, 10 किलो खरीदा, आज खरीदा और रात को 11 बजे बेच दिया, और रात को 11 बजे तक मार्केट खुली रहती है, कमोडिटी मार्केट। फिर क्या करा, कल सुबह खरीदा, परसों बेच दिया, कॉन्ट्रैक्ट की डेट को बेच दिया। वो सट्टेबाजी है, उसमें आप कमा भी सकते हैं और गवा भी सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता अपने खून पसीने की कमाई के साथ किसी भी तरीके का रिस्क लेना चाहिए। सर अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशंस एस्केलेट हुई थी सर, उस वक्त भी हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 6 डेज में, जैसे दोनों के बीच में टेंशंस और ज्यादा बढ़ गई थी, 6 डेज में लगभग सोना जो है 4,350 सस्ता हुआ था। और जब स्टार्ट भी नहीं हुआ था उससे पहले ही 20,000 प्लस जो है महंगा हो गया था। सर ये व्हाट इज दिस वेरिएशन, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये ऐसे होता है कि जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। प्रॉफिट बुक करने का मतलब है, मान लीजिए मैंने 1 लाख का खरीदा और अगर अब जैसे आपने कहा टेंशन शुरू हो गई तो उनको लगा कि प्राइस बढ़ेगी तो फटाफट बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले का खरीद का रखा होता है, उनको लगता है कि अब युद्ध होने वाला है या चल रहा है तो अब यहाँ से तो खत्म ही होगा, तो वो लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो कई बार आपको उल्टा होता दिखता है, जो आप कह रही हैं वो उल्टा है। हाँ बिल्कुल, पहले महंगा हुआ, फिर एकदम से सस्ता हो गया, फिर उसके बाद फिर से महंगा हो। तो मैंने आपको पूरा खोल के समझाया है कि महंगा सस्ता क्यों होता रहता है, इतनी जल्दी जल्दी मूवमेंट इसमें क्यों आती है, क्योंकि इसमें धड़ल्ले से ट्रेडिंग होती है, बहुत बड़े स्केल पर ट्रेडिंग होती है। आपको मैं अगर वॉल्यूम बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि MCX में हजारों किलो रोज सोना बेचा जाता है, खरीदा जाता है, और ना वो आपके हाथ में जाता है ना वो मेरे हाथ में आता है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खरीदा बेचा जाता है। इसलिए आपको ये इतनी जबरदस्त मूवमेंट, रोज के रोज प्राइस खुलती है। नहीं तो लोग सोचते हैं भाई सोने में ये क्या हो रहा है, ये प्राइस रोज चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, क्या हो रहा है? ये तो कोई ऐसा तो हो नहीं रहा कि एक दिन शादियां ज्यादा एक दिन शादियां कम है। ये सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी ट्रेडिंग और स्पेकुलेटिव मार्केट की वजह से होता है। तो मतलब हम जब भी सोना खरीदने जाएं, एक तो जब प्राइसिंग 1 लाख से कम हो, पहली बात तो तब आप, मैं ये आजकल की बात मतलब आजकल में आप खरीद सकते हैं। और ये ध्यान नहीं रखना है आपको कि युद्ध चल रहा है तो उसकी प्राइस हाई हो रही है। सर ने जिस तरीके से बताया कमोडिटी और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के बारे में, उसी की वजह से जो है फ्लक्चुएट होते हैं। और तीसरा सर, अभी आप सलाह देंगे लोगों को कि, क्योंकि अभी तो प्राइस और ज्यादा हाई हो जाएगा जी, लोग तो भी खरीद ही रहे हैं, शादियां भी आ ही रही हैं, अभी आप सलाह देंगे कि इस टाइम पर खरीद लें? बिल्कुल, क्योंकि अभी आजकल अब जब हम बात कर रहे हैं तो आपकी जब पॉडकास्ट एयर पर जाएगी तो मुझे लग रहा है कि 3300 साढ़े $3300 के आसपास है। मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो 1 लाख के आसपास है। मुझे लगता है लेना बनता है, और थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, सारा पैसा एक साथ मत लगाइएगा। इसको हम बोलते हैं मोनिका, एक तो SIP आपने सुनी होगी, हाँ, जो SIP म्यूचुअल फंड्स की होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक SIP होती है जो इन्वेस्ट करने का तरीका होता है। तो सिस्टमैटिकली करिए। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने कहा 2 लाख आपके पास है, तो आपने 25-30 हज़ार का अभी ले लिया, यानी कि 20-30 थोड़ा सा जितना भी उसमें आता है वो ले लिया। फिर 15 दिन बाद प्राइस को वॉच करते रहे। अब फिर थोड़ा सा स्पेकुलेशन वालों का फायदा उठाइए ना आप, वो लोग जब गिराते हैं प्राइस को तो आप उस टाइम आपने खरीद लिया। फिर 15-20 दिन बाद फिर थोड़ा सा खरीद लिया। महिलाओं में इतनी पेशेंस नहीं होती ना, जिन्होंने तो खरीदना उनको खरीदना नहीं, पर पॉडकास्ट देखने के बाद, और आपकी पॉडकास्ट का तो पर्पस ही यही है कि उन लोगों को एजुकेट करना कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। आपका तो मेरे ख्याल इंटेंट ही यही है। तो मुझे लग रहा है महिलाएं या जो भी हमारा इसको इंटरेक्शन को देख रही हैं, उनको ये समझ आ जाएगा कि सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके लगाना चाहिए, और लंबे वक्त के लिए लगाइए। आप इसको लेकर और एक तरफ रख दीजिए। 1 साल बाद आप मोनिका से पूछेगा कि आपकी सलाह से हमने लिया था तो कितना हो गया वो। देखिए, ये सलाह शरद सर दे रहे हैं, और अगले पॉडकास्ट में भी हम इनसे इसी तरीके से कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम पैसे को सेव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सेविंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत खर्च जरूर कर रहे हैं, लेकिन सेव कैसे करेंगे, मनी को डबल कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में इनसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज आपने तफसील से समझाया सर कि अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और आगे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अगर ऐसा बनता है तो क्या असर सीधे तौर पर गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस पर इसका पड़ता है। आज की इस डिस्कशन में इतना ही। शरद सर, थैंक यू सो मच फॉर द इनसाइट्स। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।